भोजपुर की बात, विकल्प नहीं संकल्प कॉन्क्लेव एक अगले पड़ाव की तरफ बढ़ चुका है और हमारे साथ हमारे मेहमान इस वक्त मौजूद हैं। भोजपुर की बात कॉन्क्लेव में जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिएगा शाहपुर विधानसभा आरजेडी के वर्तमान विधायक, विधायक छवि के नेता, दूसरी बार विधायक बने हैं। उनका आगमन मंच पे और वो हमारे मंच पर आए और उनसे सवाल जवाब होगा। तमाम मुद्दों के साथ में हम उनसे जानेंगे। बैठिए सर। और एक ऐसे नेता जिनकी पहचान सरलता और सादगी के साथ होती है, वो नेता इस वक्त हमारे बीच मौजूद है क्योंकि चुनावी साल चल रहा है, आप सब जानते हैं। और इस चुनावी साल में 2 महीने बाद चुनाव होने वाले हैं। ऐसे व्यस्ततम समय में सर आपने समय निकाला हमारे इस भोजपुर की बात कॉन्क्लेव के लिए, और विकल्प नहीं संकल्प ये हमारा स्लोगन है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि डेली का रूटीन चार्ट आपका तैयार रहता है, लगातार लोगों से मिलने जाना होता है। तहे दिल से धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद। शुरुआत करते हैं कि आपका शाहपुर विधानसभा, क्योंकि भोजपुर चैनल यहाँ भोजपुर ज़िले को रिप्रेजेंट करता है, और भोजपुर के शाहपुर विधानसभा की जो परिस्थिति इस वक्त है, जिस दौर से शाहपुर विधानसभा गुजर रहा है, तमाम सरकार के वादे तो हुए कि धरातल पर आएंगे, लेकिन हमारी नज़रों से, भोजपुर न्यूज़ की नज़रों से, वो सरकार के वादे धरातल पर नहीं दिखाई दिए। हम जानना चाहते हैं कि आज जो जवनिया गांव अब हम सबों के बीच नहीं रहा, पूरे इस भोजपुर वासियों के बीच गांव नहीं रहा, लोग तो हैं बांध पर सड़न लिए हुए हैं, तो अब क्या लगता है उनकी भूमिका नेताओं को सदन में पहुंचाने की भी थी और नेता बनाने की भी थी, लेकिन आज उनके साथ कौन से लोग खड़े हैं, आज इसका जिम्मेवार कौन है कि 1 महीने बाद उनके साथ क्या होगा? अब तो फिर से चलेगा नहीं ना सरकार की योजना। जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि शाहपुर विधानसभा क्षेत्र में जवैनिया गांव जो है एक बड़ा त्रासदी से गुजरा है। हाँ। और पूरे देश भर में इसकी चर्चा हुई है। सारे मीडिया ने प्रमुखता से जो है इसको पूरे इस समस्या को पूरे देश तक पहुंचाया। जी देखिए, जवैनिया गांव का जो कटाव की जो शुरुआत हुई, 15 में हम बिहार विधानसभा के सदस्य हुए जी, और एक कार्यक्रम में हम जवैनिया गए थे। हाँ। गोवर्धन पूजा के दिन। हाँ। वहाँ उस समय जो ग्रामीण जनता है, कुछ लोगों ने बताया कि नौरंगा बगल में गांव है उत्तर प्रदेश में जी, वहाँ कटाव हो रहा था, लेकिन उस कटाव का इंतजाम मतलब उत्तर प्रदेश सरकार ने कर ली है उस गांव के लिए जी। लेकिन धीरे धीरे ये कटाव है जवैनिया गांव की तरफ बढ़ेगी जी। और इस मुद्दा को आप अपने सदन में ज़रूर उठाइएगा, सरकार को ध्यान आकृष्ट कीजिएगा। तो जब से ये मेरे कानों में ये समस्या आई है, तब से हम जिस फोरम में जहाँ बात उठाने की हो उठाते रहे हैं। हाँ। विधानसभा में उठाए हैं, विभाग के प्रधान महासचिव से भी मिले हैं जी। यहाँ तक उस गांव में जिस तरह काम हुआ है, जिस तरह रोकथाम हुई है, उसका भी हम लोग प्रयास करके डिज़ाइन विभाग को दिए हैं। जी। तो सब प्रयास किए, लेकिन आफ्टर ऑल ये सब चीज़ सरकार को देखनी है, क्योंकि बड़ा प्रोजेक्ट की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि विधायक निधि से ये सब काम नहीं होने वाला है। तो 2000 जो लास्ट जो विभाग की तरफ से, सरकार की तरफ से जो जवाब आया था विधानसभा में जी, वो 23 में उन्होंने जवाब दिया था कि यहाँ कोई कटाव नहीं हो रही है, अगर कटाव होगी तो इसकी जवाबदेही विभाग लेगी और उसको रोकथाम करेगी। लेकिन आप देखिए, सरकार के जवाब के बाद भी 24 में जो बाढ़ आई, जवैनिया में लगभग 60 के करीब जो है जो मकान है गंगा नदी में विलीन हो गया, और विलीन हो जाने के बाद ये भी मीडिया में लोग देखे, जिला प्रशासन ने भी अपना रिपोर्ट बना के भेजा। उसके बाद जो है सरकार का जो विभाग का जो ध्यान है जवैनिया गांव की तरफ आया, रोकथाम का उपाय किया गया, लेकिन वो सफल नहीं हुआ। तो आज के दिनों में काफ़ी लोग जिनका घर था वो बेघर हो गए हैं, बांध पे हैं। निश्चित तौर पे आने वाले समय में और भी समस्या इस गांव भी देख सकता है, अगर परमानेंट कोई सॉल्यूशन सरकार के द्वारा नहीं होती है। और इसके लिए लड़ाई जो है हम लोग आगे लड़ते रहेंगे। जो भी सरकार की तरफ से मुआवजा मिलना है वो हम लोग प्रयास करेंगे कि सभी जो भुक्तभोगी हैं सभी को जो मुआवजा मिलना चाहिए वो मिले। क्या लगता है सर, पिछली बार जैसा भी आप बता रहे हैं कि सदन में आपने आवाज़ भी उठाया, पत्राचार भी किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक आपने पत्र तक लिखा, तो क्या भरोसा है कि जो चीज़ें 2024 में जो जवनिया गांव के कुछ घर गए
पानी में, और उनका खेत जिस पर वो फसल उपज करते थे वो भी चला गया, तो सरकार उस वक्त नहीं जगी, तो क्या लगता है कि इस बार जगेगी? आपको उम्मीद है क्या? नहीं, अब तो सरकार को देखना चाहिए क्योंकि समय बदल गया है और काफ़ी महंगाई हो गई है। हाँ। पहले लोग दियर में मकान जो है मिट्टी का मकान, खपड़े का मकान बनाए करते थे। हाँ। अब जो मकान दियर में भी जो अच्छे अच्छे मकान बनने लगे हैं, तो इस विषय पे सोचना चाहिए और रोकने के लिए जो कटाव हो रहा है उसको रोकने के लिए कोई ठोस उपाय करनी चाहिए। अगर उपाय नहीं है तो उसकी मुआवजा के राशि को बढ़ाना चाहिए। जिनका खेत गया है, जिनका मकान गया है, वो सर्वे करके और उनको मुआवजा दे के, ताकि उस गंगा नदी के बेल्ट से बाहर निकल सके। हाँ। एक ये उपाय सरकार को अब इस विषय पे सोचनी चाहिए कि ये समस्या सिर्फ जवनिया तक ही नहीं है, ये पूरे बिहार में आप देखिएगा हर जगह ये समस्या आ रही है, चाहे दानापुर का दियरा इलाका हो, बड़ाड़ा का हो। हाँ। थ्रू आउट आप भागलपुर तक जाइए। हाँ। तो ये समस्या देखने को मिल रही है। इसमें ज़रूर कोई गंभीर कदम सरकार को उठानी चाहिए। अभी जैसा आप बता रहे हैं कि मुआवजे की राशि बढ़ानी चाहिए, जौनिया गांव के जो भी घर गए हैं वो डाटा तो अभी हमारे पास उपलब्ध है नहीं कि कितने घर गए, लेकिन उत्तर प्रदेश की अगर हम तुलना करें और बिहार की तुलना करें तो वही उत्तर प्रदेश सरकार तुरंत मुआवजे की राशि प्रदान करती है, लेकिन वो प्रावधान बिहार सरकार में नहीं है। तो क्या लोग जानेंगे ना कि आप हमारे विधायक जो शाहपुर विधानसभा के वर्तमान में विधायक है क्या सोच रहे हैं कि इसको लेकर कैसे ये सिस्टम कैसे बदलेगा बिहार में जो ये सिस्टम चल रहा है? देखिए, प्रशासन चाहते हैं, प्रशासन के पास भी है कि वो पैसा इनको मुख्यालय से मंगाना पड़ता है। हाँ। मुख्यालय से मंगा के इन लोग चाहते हैं कि कोई कार्यक्रम ऐसा हो, हाँ, मुख्यमंत्री के माध्यम से मिले या कोई कार्यक्रम ऐसा हो जी, उसमें मुआवजा का राशि इन लोग देने का प्रशासन लोग सोचते हैं। हाँ, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, जैसे ही मकान गिरा है वैसे ही सबकी लिस्ट बना के, ठीक है, लिस्ट बनाने में थोड़ा समय लगता है निश्चित तौर पे, और ज़रूर लोकल लोगों का भागीदारी इसमें होना चाहिए। मुखिया हैं, जो सिस्टम है उसको फॉलो करना चाहिए जी। और तुरंत जो है मुआवजा की राशि इन लोगों को मिलना चाहिए, ताकि जो भी पैसा इनको मिले वो अपने और भी कामों में, या आज के दिनों में मान के चलिए कि हाथ फैलाने पर निर्भर है, कम से कम उससे मुक्ति मिलेगी। इस तरह के नियमावली में भी सरकार को बदलना चाहिए कि जल्द से जल्द मुआवजा मिले। हाँ। इसका प्रावधान होना चाहिए। तो अभी जो शाहपुर विधानसभा में कई सारे जो बाढ़ राहत को लेकर लोग बाहर इधर उधर हैं और कहीं दूसरे जगह पर अपने डेरा डाले हुए हैं, अब तो हैं, लेकिन फिर पानी तो जा रहा है काफ़ी तेज़ी से। अब बाढ़ का पानी अब दिखाई दे नहीं रहा है। 1 महीने बाद, अभी कुछ दिनों बाद ही आचार संहिता लागू हो जाएगा और फिर जो सरकार की जो सुविधाएं जा रही है वहाँ पे, जैसे में सामुदायिक किचन की बात करें, लाइट्स की बात करें, जो 24/7 जो जनरेटर चलाया जा रहा है वहाँ पे, मेडिकल कैंप लगाए जा रहे हैं, वो सुचारू रूप से चलते रहे। इसको लेकर क्या कदम उठाए जा रहे हैं? जब तक उनको स्थायी कोई व्यवस्था नहीं हो जाती है, हाँ, तब तक वो व्यवस्था, लंगर और जो मेडिकल है व्यवस्था है, सब वहाँ चालू है। आज के दिनों में भी खाने पीने के लिए वहाँ व्यवस्था की गई है। अब चाहिए कि जल्द से जल्द इन लोगों को मुआवजा की राशि, और जहाँ इनको सरकारी ज़मीन देनी है वो चयनित करके और जल्द से जल्द 10 दिनों में, 15 दिनों में ये व्यवस्था उन लोगों को कर देनी चाहिए। ये मुआवजे की राशि जा रही है क्या सर? अभी सभी लोग का लिस्ट तैयार हो रहा है। हाँ। और लिस्ट को तैयार होने के बाद तो माना जाए ना कि हमारी सरकार पीछे है उत्तर प्रदेश की सरकार से। काम में ज़रूर हमारे से कुछ बेहतर उत्तर प्रदेश है और कुछ बेहतर किसी मामले में बिहार सरकार है। ये होता है, सरकार पे है कि कहीं वो अच्छे, कहीं किसी मामले में हम अच्छे हैं। हाँ। लेकिन वो तो बात की बात है, लेकिन हम लोग को चाहिए कि जल्द से जल्द मुआवजा मिले इन लोगों को। हम लोग यही बिहार सरकार से अपील करते हैं कि जल्द से जल्दी इन लोगों को स्थापित किया जाए। जितने भी जिनका मकान घर गिरा है जल्द से जल्द उन लोगों को मिल जाएगा। चलिए, जिसकी हम बात कर रहे थे अभी मंच से, सॉफ्ट कॉर्नर में, ना ही सवाल पर वार सरकार को बचाते हुए, जो सरलता जिसकी पहचान जिससे आपकी होती है, उस तरीके से जवाब की तुलना हमने की, वो जवाब हमें मिला। लेकिन अब बात करते हैं, क्योंकि देखिए शाहपुर विधानसभा में 3 लाख से ज़्यादा वोटर्स हैं वहाँ पे और ब्राह्मण बहुल क्षेत्र हैं, और यहाँ अब जन सुराज भी आ रही है, तमाम पार्टियाँ अब चुनाव में लगे हुए हैं। तो क्या लगता है कि सर जनता गुमराह होने वाली है या नहीं इस बार? देखिए, जनता के बीच में
अपने अपनी बात को लेकर हर पार्टी जाती है, जी। जितनी भी पार्टी है जिनका नाम लिए सभी लोग जाते हैं। हाँ लेकिन चुनाव जब जैसे ही नज़दीक आता है हाँ तो लोग देखते हैं कि किस तरह का कौन व्यक्ति है, कौन मेरे काम आएंगे, हाँ। कौन काम किए हैं। निश्चित तौर पे इस पे ज़रूर लोग विचार करेंगे। आप तो जानते हैं ना वो लोग जिनके साथ करीब एक दशक से ज़्यादा का समय आपका हो रहा राजनीति का जो सफ़र रहा है, तो वैसे में उन लोगों से तो आप व्यक्तिगत लगाव रहा है, उनको तो आप भली भांति जानते हैं। क्या वो लोग गुमराह होंगे, खास करके युवा पीढ़ी? नहीं, हमको नहीं लगता है कोई गुमराह होते हैं। हाँ। सबका माइंडसेट सेट है हाँ कि हमको किस रास्ते जाना है। हाँ बहुत सारे मतदाता इफ एंड बट पे रहते हैं हाँ कि जिनको नेताओं से बहुत लगाव नहीं रहता है, हाँ। डायरेक्ट जान पहचान नहीं रहती है, हाँ तो वो अब तक की स्थिति में रहते हैं। तो उस तरह के वोटर जो हैं कहीं भी जा सकते हैं। हाँ। जो ये तय नहीं कर पाए कि हमको किधर जाना है। कहाँ जाना है, जुमलेबाजी, चुनाव के समय में जुमलेबाजी आप बढ़ जाती है। हम किसी का नाम नहीं ले लेंगे, XYZ जो भी लीडर्स हों, आप ही के विधानसभा क्षेत्र में हम देख रहे हैं कि लगातार लोग जुमलेबाजी कर रहे हैं। हम उसी की संज्ञा में उनको देखते हैं। तो क्या लगता है कि आने वाले वक्त में वो RJD के वोट बैंक को इफेक्ट कर सकते हैं, सिंध मार सकते हैं RJD के वोट में? सर नहीं, ऐसा नहीं लगता है। देखिए, दूसरी बार हम चुनाव लड़े हाँ और पहली बार हम, क्योंकि मेरा पृष्ठभूमि रहा है, जी दादाजी रहे हैं यहाँ से और पिताजी रहे हैं, तो पृष्ठभूमि तो मेरा रहा है। जी 2010 में भी हम प्रयास कर रहे थे चुनाव लड़ने का। 2010 में हमको मौका नहीं मिला। जी जो प्रेजेंट उस समय के विधायक रहे हैं स्वर्गीय धर्मपाल जी को मिला था। जी सर। 2010 में वो चुनाव हार गए थे। जी सर। उसके बाद हमको मौका मिला और 20 दिन में के हम लोग तैयारी किए, चुनाव की तैयारी किए और जो विरोधी थे वो परास्त हुए। तो क्या? और हम लोगों का काम ऐसा रहा 10 सालों में, जी निश्चित तौर पे उस काम पे लोग विश्वास करेंगे। क्योंकि 10 साल जब हम नहीं रहे थे, हमारे परिवार से कोई नहीं रहा है, तो शाहपुर का माहौल कुछ अलग था। हाँ और 10 साल जब हम किए तब विकास के बारे में चर्चा होने लगी कि नहीं, विकास भी कोई चीज़ होती है। हम लोगों से अनेक काम कराए हैं जिस पे लोग का विश्वास है, लोग देख भी रहे हैं। हाँ बहुत सारे काम है जो गिनवाया जा सकता है। जी और उसी तर्ज पे हम लोग जाते हैं कि भाई हमारा पृष्ठभूमि अच्छा है जी और विरासत में हम लोग को मिली है और हम लोग का बहुत सारा लगाव लोगों के बीच में 3 पीढ़ी से चला आ रहा है। तो निश्चित तौर पे लोग समझेंगे इस बात को, मेरे काम को, और लोगों के बीच में हमको लगता है कि पहले से ज़्यादा हम और ज़्यादा मजबूत हुए हैं। हमको ऐसा लगता है। आपको लगता है? चलिए, मजबूती तो हुई है क्योंकि डेवलपमेंट होगा तो जाहिर सी बात है, जब विकास होगा तो किसी नेता का व्यक्तित्व तो मजबूत होगा ही होगा, ये सच्चाई है। लेकिन जब शाहपुर की बात आती है तो विरासत की राजनीति की जो आप जिक्र कर रहे थे, तो उस विरासत की राजनीति से हटकर जो अलग व्यक्तित्व आपने बनाया अपने इस विधानसभा की जनता के बीच में, जो आपकी पृष्ठभूमि रही है, तो लगता है कि अब 2025 का चुनाव चुनौतीपूर्ण होगा आपके लिए? देखिए, कोई भी चुनाव चुनौतीपूर्ण रहता है, कोई भी चुनाव रहता ही रहता है। बिल्कुल। तरह तरह का लोग प्रयास करते हैं अपने वोट बिगाड़ने का, या बहुत सारा दुष्प्रचार लोग करते हैं। लेकिन हम अपनी बातों को जनता के बीच में भीड़ में रखते हैं और हम चाहते हैं कि हमसे लोग बात करें, लोग समझे, हर गांव के लोग, ताकि हम अन्य काम भी बता सकें उनको। हम सब जगह लगभग 10 साल हो गया, जितने भी एक्सीडेंट हुए हैं, जितने भी लोग परेशानी में रहे, सब लोगों से कोशिश किए हैं कि जाके मिले। चाहे आग लगी हो, चाहे एक्सीडेंटल डेथ हो, चाहे किसी भी न्योता में बुलाने का प्रयास किए हैं, हर जगह जाने का प्रयास किए हैं, लोगों को मदद किए हैं। जो भी लोगों को मुआवजा राशि सरकार के तरफ से विलम्ब हुई है देने में, उसको विधानसभा में प्रश्न करके सभी लोगों को मुआवजा दिलाने का प्रयास किए हैं। तो हर दुख सुख में हम रहे हैं, हर विकास में, विकास की हर चीज़ों को हम देख रहे हैं। तो निश्चित तौर पे हमारे लिए विधानसभा का चुनाव जो आने वाला है, लोग समझेंगे और एक बार फिर जो है हमको मौका ज़रूर देंगे। चलिए सर, एक मन में सवाल है और ये सवाल था भी, लोगों ने कहा कि पूछिएगा कि एक तो RJD का वोट बैंक, एक ब्राह्मण समाज का वोट बैंक,
एक आपके परिवारवाद का वोट बैंक, फिर उसके बाद जब विकास की बात आती है, जैसा अभी आपने बताया कि हम लोगों से जाके मिल रहे हैं, लोगों की समस्याओं को सुन रहे हैं, उनके हर सुख दुख में शामिल रहे हैं, तो मुझे तो नहीं लगता है, आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में ये करारा जवाब मिलेगा क्या प्रतिद्वंदियों को? देखिए, अब चैलेंज मेरा देना स्वभाव नहीं है, हाँ लेकिन निश्चित तौर पे हम आपको बता रहे हैं कि 2 चुनाव हम लड़े हैं, तीसरे चुनाव में जाएंगे। जी, दोनों चुनाव से ये चुनाव बेहतर होगी मेरे समझ से, क्योंकि हम भी घूम रहे हैं चारों तरफ, जो बातों से लोगों के बीच में जाते हैं, बात करते हैं। ठीक है, सभी लोग मेरे सपोर्ट में नहीं कहेंगे, बहुत लोग जानते हैं कि कैडर होते हैं, जैसे राजद के भी कैडर हैं, उसी तरह अन्य पार्टी के भी कैडर वोट होते हैं। जी, तो कैडर कितना भी काम करेंगे, जिनको वोट नहीं देना है वो नहीं देंगे। बहुत सारे लोग होते हैं विकास के नाम पे वोट देते हैं, हाँ उनको लगता है कि नहीं काम अच्छा किए हैं, हाँ इनको मदद किया जाए। तो इस तरह के वोट जो है इस बार जो हमको लग रहा है कि उसका फ़ायदा निश्चित तौर पे हमको मिलेगा। बहुत सारे ऐसे मतदाता हैं जो पहले हमको नहीं दिए, और इस बार लग रहा है कि वो मतदाता जाने के बाद लग रहा है कि वो मेरे समर्थन में पहले ही बता दे रहे हैं कि नहीं, हम आपको अगले चुनाव में ज़रूर मदद करेंगे, पिछले 2 चुनाव में आपको मदद नहीं की। इस तरह के भी मतदाता जो हैं हमसे जुड़ रहे हैं। तो यानी कि 15 का चुनाव ने बढ़त हुआ आपके 2020 के चुनाव में? बिल्कुल है, क्योंकि तो यानी कि राजद देखिएगा कभी भी इतना वोट जो है, पहले मेरे चुनाव को पहले शाहपुर विधानसभा क्षेत्र में चुनाव हुआ है जी, तो इतना वोट लेके कभी नहीं आया। हाँ और पिछले बार विदाउट जदयू हम चुनाव लड़ रहे थे, तो राजद का वोट का काफ़ी इजाफा हुआ जी, और इस बार हमको लगता है कि और उससे ज़्यादा हमको वोट मिलेगा। इसके उदाहरण के स्वरूप में जी सर, बता सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी संसदीय चुनाव में मेरे यहाँ से हाँ एक बार 34,000 से जीते हैं, एक बार 36,000 से जीते हैं संसदीय चुनाव में। हाँ उसके बाद विधानसभा के चुनाव में हम जाते थे तो भारतीय जनता पार्टी वहाँ से हार जाती थी और हम वहाँ से चुनाव जीतते थे। पिछला जो चुनाव हुआ है, जो संसदीय चुनाव हुआ है, उसमें शाहपुर विधानसभा क्षेत्र से जी, भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार गई है। ये भी अपने आप में जो हमारी पार्टी है यहाँ साबित होता है रिजल्ट देख के कि हम लोग निश्चित तौर पे पहले से मजबूत हुए और भारतीय जनता पार्टी शाहपुर में कमज़ोर हुई है। चलिए, तो यानी कि 2025 में इसका परिणाम पूरी बिल्कुल बिल्कुल जनता को देखने को मिलेगा, तो ये चलिए सही बात है। लेकिन अब हम बढ़ते हैं कि ये एक सवाल है कि अब शाहपुर विधानसभा क्षेत्र और खास करके अभी आपने कहा कि आपकी बातों में हम कर रहे हैं कि जो एमओए समीकरण की आरजेडी बात करती थी, अभी तो आपने A to Z की बात कर दी, और जो आपके पास जो मुद्दे थे आपके नेता, क्योंकि विधानसभा से हट के हम बात कर रहे हैं, क्योंकि हमेशा जाना होता है, बड़े बड़े नेताओं से आपका मिलना होता है, तो जो आरजेडी के लोग बोला करते थे आज कि हम डोमिसाइल नीति लागू करेंगे, बिजली फ्री करेंगे, पेंशन बढ़ाएंगे, फिर उसके बाद ये लोगों के लिए फॉर्म भरने के लिए करेंगे, ये तो अब एनडीए लागू कर दिया है। आरजेडी के लिए मुद्दे क्या होंगे? हम आपके मुद्दे नहीं, आरजेडी के मुद्दे पूछना चाह रहे हैं आपसे। नहीं, ये देखिए, और तेजस्वी जी स्ट्रांग हुए जी, अब जितने सर्वे आ रहे हैं उसमें तेजस्वी जी ऊपर जा रहे हैं। हाँ जितने भी मुद्दे हैं जो आप बताए कि रोजगार का मुद्दा हो, हाँ, या पेंशन का मुद्दा हो, या डोमिसाइल की बात हो, का बिजली फ्री की बात हो, या बिजली फ्री की बात हो, तो ये आखिर ये मुद्दा उठाया कौन? हाँ माननीय मुख्यमंत्री जी का 20वें साल अभी चल रहा है, हाँ, तो 19 साल में आपको नज़र नहीं आया कि रोज़गार देना है, बिजली फ्री देना है, डोमिसाइल लागू करना है, ये उनको मुद्दा नज़र नहीं आया। उनका बयान भी था मुख्यमंत्री जी का सदन में कि किसी भी हालत में हम फ्री बिजली नहीं देंगे। हाँ। उनका इशारा केजरीवाल जी के तरफ था, जो दिल्ली का जो चुनाव हो रहा था उसके तरफ, वो खुद बयान दे चुके हैं। लेकिन तेजस्वी जी का जो मुद्दा है, जो उनका जनता में अगला जो हम लोग चुनाव का मुद्दा बना रहे हैं, उस मुद्दे को एक एक करके लागू होना, हाँ, ये बताता है कि सरकार जो है तेजस्वी जी के कहने पे ही, जो मुद्दा पे ही वो एक्शन ले रही है। हाँ, तो आज के दिनों में तेजस्वी मजबूत हुए हैं, लोग समझ रहे हैं इस बात को। हाँ, आखिर रोजगार की बात, क्योंकि पिछले चुनाव में घूम घूम कर तेजस्वी जी कहे थे कि मेरी जब सरकार आएगी जी, तो पहले कैबिनेट में हम नौकरी देंगे। जी,
वादा किए थे। जी तो जब हमारे और गठबंधन नीतीश कुमार जी का तिबारा हो रहा था जी उस समय शर्त यही थी कि लेकिन एक ही शर्त पे आपको हम मुख्यमंत्री बनाएंगे हाँ ताकि जो जनता से किए हुए वादा को हम पूरा कर सके रोजगार का। जी तब से आप देखिए कि मुख्यमंत्री जी का बयान हर विभाग को कहा गया था कि हर विभाग में कितनी वैकेंसी है हाँ। वो हमको दिखाया जाए और कैबिनेट में भेजा जाए। हाँ। उस आधार पे सरकारी नौकरी मिली। तो तेजस्वी जी का यहाँ अपर हैंड है। निश्चित तौर पे आने वाले समय में इस मुद्दा का जो लाभ है वो मुख्यमंत्री को नहीं मिल के वो आपको तेजस्वी जी को मिलना है। चलिए अब आते हैं विधानसभा पर कि अरबों की विकास आप हमेशा करते रहे हैं कि अरबों का डेवलपमेंट हमने किया अपने विधानसभा में। आज जोनिया गांव तक जाने की सड़कें सही है, लेकिन अरबों का विकास 2025 के विरोधियों पर कितना भारी पड़ सकता है? देखिए मेरा जो विकास है चारों खाने चित हो जाएंगे। बिल्कुल होगा। आज जवैनिया जो सड़क जा रही है उसका मेंटेनेंस जो है 10 करोड़ का हम लोगों ने प्रयास करके बनवाया है। हाँ कई पुलिया बनाए हैं जो लाभ उठा रहे हैं जनता। जी आप लगभग 5 पुल हम लोग हाँ 7 पुल जो है पूरा शाहपुर विधानसभा क्षेत्र में हम लोगों ने हाँ उसका टेंडर हो गया। 5 में 4 कंप्लीट है, 5वां में काम लगा हुआ है और 2 पुल और है जो काम लगने वाला है बरसात के बाद। तो लोग सोचेंगे ना कि नेक्स्ट शाहपुर के लिए डेवलपमेंट ऑफ विजन क्या है? देखिए नेक्स्ट बहुत सारी समस्या है। पुलिया की एक समस्या है, कई गांव को एग्रीकल्चर जाने के लिए पुलिया नहीं है छोटे मोटे। हाँ उसका भी हम लोग प्रोजेक्ट रखे हुए हैं। हाँ लगभग बड़ी पुलिया हम लोग बना चुके हैं। जी 1-2 और हो सकता है बनेंगे। बाकी किसी भी आरईओ सड़क पे कोई भी पुल नहीं बचा है जो ख़राब कंडीशन में है। तो वो पुलिया का काम किए हम लोग। सड़कों का जाल बिछाए हैं। हाँ सड़कें जो ख़राब थी उस सभी का टेंडर हो चुका है। हाँ और पानी के वजह से कई जगह रुका हुआ काम पानी खत्म होगा, हर जगह कंप्लीट ये तो काम हुआ सर। ये तो विरोधी भी मान रहे हैं कि डेवलपमेंट हुआ, रोड तो बना, सब चीज़ हुआ, लेकिन अब युवा खास करके ये विजन आपसे जानना चाहते हैं कि जो 30 से 40% जो युवा हैं शाहपुर के, आज बेरोजगारी तो है ही, ये तो मान रहे हैं आप, और अब उनको रोजगार अगर देना हो तो आने वाले समय में क्या सोच रहे हैं कि आप ही के विधानसभा में अभी एक फैक्ट्री सीपुर बीरपुर में है, वहाँ पे लगी हुई है, लोगों को रोजगार नहीं दे रही है? क्योंकि हम ये जानना चाहते थे, अभी भी नेताओं से हमने ये बात पूछा जो शाहपुर विधानसभा से आए थे। तो क्या लगता है सर ये छलावा क्यों? इस तरीके के लोग, ज़मीन आपकी, ज़मीन हमारा, फैक्ट्री आया, निवेश हुआ, तो हम में तो नौकरी मिलनी चाहिए ना वहाँ पे। देखिए बिल्कुल सही बात है, नौकरी सरकार की पॉलिसी इसमें बनानी पड़ेगी। हाँ कुटीर उद्योग हम लोग पढ़े भी हैं कि लोगों को रोज़गार देने का जब सवाल है, बड़ी इंडस्ट्रियों से अच्छा है कि कुटीर उद्योग हो जी, और छोटे छोटे काम दिया जाए। बहुत सारे लड़के बाहर जाके जी, गांव देहात के बहुत सारा काम सीख के अपने गांव के तरफ आए। जी, जैसे ग्रिल बनाना, हाँ बड़े बड़े खिड़की का एल्युमिनियम का जो आता है नए काम करना, जी, टाइल्स का काम, ग्रेनाइट का काम, बहुत सारे ऐसे काम है जो सीखे हैं लोग। हाँ और अपने एरिया में जब आते हैं काम करने के लिए हाँ तो उनको काफ़ी समस्या देखना पड़ता है। बहुत सारा लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है। हाँ। बिजली का जो कमर्शियल का लगा दिया जाता है। तो इस मामले में सरकार को सोचना चाहिए कि किस तरह हम छोटे छोटे उद्योग लगाएं कि लाभ मिले, उनको पैसा मिलना चाहिए छोटे उद्योग में लगाने के लिए। बिहार सरकार की तरफ से कुछ पैसे मिल रहे हैं ज़रूर, हाँ लेकिन उसमें वो सिलेक्शन करते हैं जी, कि आपको इस काम के लिए ही पैसा देना पड़ेगा। तो ये जो बाउंडेशन है इसको ख़त्म करना पड़ेगा। और वही उसी ज़मीन जो गवर्नमेंट की ज़मीन इंडस्ट्री के लिए थी, हाँ वो बड़े बड़े मॉलों को दे दिया गया। बड़े बड़े कंपनियों के वहाँ पे प्राइवेट कंपनियों को ऑफिस को दे दिया गया। तो सस्ते भाव में फैक्ट्री नहीं लगा के आप किसी प्राइवेट आदमी को दे रहे हैं, उससे वो लाखों करोड़ रुपया महीना कमा रहा है और सरकार को उस एवज में मामूली रकम मिल रही है जी। तो ये एक काफ़ी बड़ा हम मानते हैं कि भ्रष्टाचार है इस सरकार के लिए। इस तरह कोई इंडस्ट्री लोग लगा नहीं पाए। बहुत सारी खामियां हैं, बहुत सारे कंपनी वाले आके बताए कि बहुत सारे यहाँ पे अफसरशाही है जी, जिसके चलते लोग भाग गए। तो निश्चित तौर पे हमारी सरकार आएगी तो इस विषय पे ज़रूर सोचेगी कि जल्दी से जल्दी और कम समस्या कम रहे और लोग आके यहाँ पे इंडस्ट्री लगाए, हम लोग का प्रयास रहेगा।
चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए। अब सर एक अंतिम हमारा चलता है रैपिड फायर, जिसमें हम नेता का नाम लेंगे, एक शब्दों में उनके बारे में बताना होगा। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। रैपिड फायर सवाल पूछेंगे सर आपसे, और कम शब्दों में नेता को परिभाषित करना होगा, एक शब्द में। अच्छे वक्ता है जी। राहुल गांधी। काफ़ी मेहनती है। नीतीश कुमार। तेज आदमी है। उलझन में पड़ गए सर, सोचने लगे आप। जी। उलझन में पड़ गए, सोचने लगे आप। अब सोचने इसलिए लगे कि अच्छे वक्ता में तो उनको नहीं देखा जा सकता है। हाँ। क्योंकि राजनेताओं का एक रहता है। तेज आदमी है। चलिए, लालू यादव। लालू यादव महान एक नेता है और जननायक के रूप में उनको हम लोग देख सकते हैं। तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव युवा में आज के दिनों में सबसे आगे, वो मान के चलिए जन समर्थन तेजस्वी यादव को सबसे ज़्यादा। सम्राट चौधरी। सम्राट चौधरी, उनको अभी भाषा पे संयम रखना चाहिए। ठीक है। तो मेरे समझ से तो यही आता है। आनंद सिंह। आनंद सिंह, उनकी अपने बात करने की शैली उनकी अलग है। हाँ। अलग है, वो दूसरे तरह के आदमी है। उन्हें अपने आप में एक अलग है, अपने इलाका के अलग है, और बोलने का उनको अट्रैक्शन काफ़ी है, मीडिया को काफ़ी आकर्षित करते हैं। ज़्यादा। प्रशांत किशोर। मेहनती है, बहुत सारी बात उठाते हैं, मेहनती है। चिराग पासवान। चिराग जी भी जनता के काफ़ी फ़ैन फॉलोइंग्स है उनकी, वो भी अच्छे लीडर हैं। हाँ। और मौका नहीं मिल रहा है उनको, लेकिन हमको लगता है कि मौका के तलाश में वो भी अच्छे लीडर हैं। विजय सिन्हा। विजय सिन्हा। विजय सिन्हा जी थोड़ा सा मुख्यमंत्री का, एक डिप्टी सीएम का एक गरिमामयी पोस्ट होता है। ये हमको लगता है कि इन लोगों को ध्यान देना चाहिए, विजय सिन्हा जी को। उनको भी थोड़ा संयम से बात को रखनी चाहिए। दूसरे पे इल्ज़ाम लगाने पे ज़्यादा वो फोकस करते हैं, वो चीज़ से बचना चाहिए लोगों को। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए, और हमारे इस भोजपुर की बात, भोजपुर विकल्प नहीं संकल्प, आपके विजन को हमने जाना, और आने वाले समय में क्या कुछ हो सकता है और कैसे नई पॉलिसी आएगी उस पर भी आपने प्रकाश डाला। तो लोगों को चाहिए था, लोग जानना भी चाह रहे थे कि जो नेक्स्ट विजन है, कैसे 2025 में आरजेडी और खास करके आप जिस तरीके से आपके विधानसभा का जो गांव गया, उसको लेकर क्या स्ट्रेटेजी है, क्या सोच रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।